धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, ये विभूति जी ने बिल्कुल ठीक कही है ये बात कि दरअसल आपातकाल एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसके अंदर अधिनायकवाद के बीज छिपे हुए थे। तो हम लोगों को तो याद है ना, हम लोग तो उसी दौर में ही उसका समूचे जब आपातकाल लगाया गया तो विरोध में हम लोग सड़कों पर आए थे और बाद में फिर हमने ये पाया कि जब आपातकाल जैसे आपने कहा कि जब दोबारा इंदिरा जी आईं, तो हम लोगों ने तो सेंसरशिप का विरोध किया था, खासतौर पर वो जो अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध करता था। लेकिन मैं मेरा मानना ये है कि आज भी अगर आप आपातकाल का जिक्र करना चाहें या किसी महिला का मूल्यांकन करना चाहें, महिला से मतलब मेरा इंदिरा गांधी से है, प्रधानमंत्री के रूप में, तो आपको आज की तारीख में मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तो अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध में हम लोग जो जो प्रयास हुआ था उसमें हम आए। 83 में हम बिहार प्रेस बिल के विरोध में सड़कों पे आए। 87 में हम मानहानि विधेयक के विरोध में सड़कों पर आए। तो जब ये लगातार हम लोग अपने अपने लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन जब मूल्यांकन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं इतिहास अगर हम खंगालेंगे इतिहास के पन्ने तो इंदिरा गांधी के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन जो होना चाहिए वो समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो इंदिरा गांधी जिस कालखंड में 1966 में जब वो उस परिदृश्य में इस देश के सियासी परिदृश्य में उभरती हैं और 1984 तक अगर आप ये पूरी उनकी यात्रा देखें तो ये यात्रा ऐसी चमत्कारों से भरी पड़ी है जिसकी तरफ ये देश ध्यान नहीं दे रहा है। मैं इंदिरा गांधी की प्रशस्ति नहीं गा रहा हूं, लेकिन मैं देश के मामले में कहना चाहता हूं कि देखिए, जब इंदिरा गांधी आई तब उस समय 10 लाख मिलियन टन अनाज हम परदेश से मंगाते थे और जब वो छोड़ के गई, यानी छोड़ के गई तो 84 में, लेकिन केवल 5 साल के बाद 1971 में इतना 10 लाख मिलियन टन विदेशों से मंगाने की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पास उतना सुरक्षित भंडार था। दूध के मामले में भी यही हुआ। हम हमारे बच्चों को दूध नहीं दिला पा रहे थे और जब वो गई तब हम दूध के मामले में संसार में सिरमौर बन गए थे। इतना दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा था। कौन सी हम बात करें? आप 1971 की तो चलिए बड़ी रक्षा वाली बात है। राजेश जी, मैं 1 मिनट एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा जो उसको आप अपनी बातचीत में लाएंगे। अच्छा, विभूति जी ने ध्यान नहीं दिया। जब इमरजेंसी लगी थी आरएसएस ने के लोगों ने माफी मांगी थी और देवरस की एक भूमिका थी। जो ये बात कर रहे हैं इसका उल्लेख जरूर कर दीजिएगा। जो लोग बहुत बड़े नैतिकता के आप माउंट एवरेस्ट पे बैठे हैं उनको ये जानना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि 5 सितंबर 1979 को इंडियन एक्सप्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लेख लिखा था और उस लेख के बाद अटल जी को मैंने इंटरव्यू किया था और 2 महीने बाद तत्कालीन जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उनको भी मैंने इंटरव्यू किया था। और मैं ये बता सकता हूं, मैं ये क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था तो बाला साहब देवरस ने ये बात स्वीकार किया था कि वास्तव में इस देश ने एक डिसिप्लिन इस देश में आया है इमरजेंसी की बदौलत। उन्होंने कहा आज हम 10 साल में हम देख लें मोदी जी के कार्यकाल में शक्कर की कीमतें कहाँ हैं, अनाज की कीमतें में कितना अंतर आया है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में कितना अंतर आया है और दफ्तरों में करप्शन की क्या स्थिति है। आप राशन कार्ड तक बिना पैसे के नहीं बनवा सकते हैं। 12-12 1-1 बजे तक दफ्तर खुलते नहीं है, ढंग से अधिकारी पहुंचते नहीं है। लेकिन हमने देखा, क्योंकि हम लोग तो चश्मदीद रहे हैं, कि आपातकाल में ये सारी आप उस दौर का आंकड़े उठा के देख लीजिए, दस्तावेज उठा के देख लीजिए, तो बाला साहब देवरस ने अगर इसको अनुशासन की तारीफ करते हुए कहा था, विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा था उसको, तो यूं ही नहीं कहा था, उन्होंने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी के लेख की जिसमें बात कर रहा था, उसमें कहा था कि आरएसएस को भी अब बदलना पड़ेगा, ये देश अब बदल रहा है। तो मैंने जब उनसे पूछा अटल बिहारी वाजपेयी के लेख के बारे में, तो उन्होंने कहा बाला साहब देवरस ने कि अटल जी ने ठीक लिखा है और हम वाकई में आरएसएस को बदलने की जरूरत है। आप जानते हैं कि आरएसएस में हमेशा से 2 धाराएं रही हैं, एक वो धारा जो सियासत में सक्रिय भूमिका का पक्ष लेती रही है और दूसरी वो जो सियासत से बचती रही है। तो बाला साहब देवरस चाहते थे कि फिर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं राजनीति में उतरते, उनकी अपनी लाइन थी। लेकिन फिर बाद में बाला साहब को ही ठिकाने लगा दिया गया। वो बात एक लंबी कहानी हो जाएगी। मैं जो विषय की बात कर रहा हूं कि देखिए, इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को आप नकार नहीं सकते। हम एक
इमरजेंसी के कालखंड के आपको बाद में जो उसके लाभकारी जो हम कारोबारी लैंग्वेज में कहें तो उत्पाद, प्रोडक्ट, आप देखिए सिक्किम नाम का देश था अलग 1975 तक, और चाइना से हम जो 62 में मात खा चुके थे, सिक्किम हमारी गर्दन पर बैठा हुआ था, एक अलग देश जिस पर चाइना कभी भी पहुंचकर हमारी गर्दन दबा सकता था। वो देश 1975 में बांग्लादेश बनने के 4 साल के बाद वो भारत में मिलता है, उसका भारत में विलय होता है। उसका श्रेय किसको है? इंदिरा गांधी को है। अंतरिक्ष में आप देखिए कि पहली बार जब राकेश शर्मा जाते हैं, पहली छलांग इंदिरा गांधी के टाइम पे। मिसाइल कार्यक्रम अब्दुल कलाम को उन्होंने सौंपा, पहला आर्यभट्ट और उसके बाद रोहिणी, दोनों उनके टाइम पे कार्यकाल में हुए। अग्नि नाम के मिसाइल की जो नींव पड़ी वो इंदिरा गांधी के टाइम पर पड़ी। मैं तो और आपको बताऊं कि केवल 55 यूनिवर्सिटीज थी उस समय जब 1966 में इंदिरा गांधी ने काम संभाला था, और जब वो उन्होंने पद छोड़ा तो करीब करीब 600 यूनिवर्सिटीज थी। तो ये उनका कार्यकाल चमत्कारों से भरा पड़ा है। लेकिन ये देश, अफसोस की बात यह है कि एक परसेप्शन पर यकीन करता है। मैं कह रहा हूं कि हम विरोध में आए थे, सड़कों में आए थे, लेकिन मैं इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को नकार नहीं सकता। इंदिरा गांधी की उपलब्धियां इस देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या थी? क्या आप देखिए कि अमेरिका तक डरता था, और सोवियत संघ भी ने आपको याद है, सोवियत एक दौर ऐसा आया था जब सोवियत संघ ने मदद मांगी थी और भारत ने सुरक्षा संधि की पहल नहीं की थी। जब कोसिगिन आए थे तो रूस ने, सोवियत संघ उस समय होता था, उसने जो है भारत के साथ सुरक्षा संधि की थी। तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। जो हमारा अफसोस ये है हमारे साथ कि हम इतिहास के बारे में बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। क्या अब हम भूल जाएं कि 10 वर्षों में, ठीक है अब तो इमरजेंसी मोदी जी लगा नहीं सकते क्योंकि अब प्रावधान इतने सख्त हैं, और अगर लगाएंगे तो वो फिर उनको साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाने लगेगा जैसा कि हम इंदिरा गांधी के बारे में आज पूरे देश में करते फिरते हैं, देखते हैं जिस तरह से। लेकिन अगर आप ये देखिए तो मैं एक ही उदाहरण देता हूं। ये 18वीं लोकसभा बनी, अपोजिशन को आप किस तरह से दबाना चाहते हैं? आप इंदिरा गांधी की इसलिए आलोचना करते हैं कि जेल में डाला था। अपोजिशन के दो मुख्यमंत्री जेल में, एक डिप्टी सीएम जेल में, और जब 18वीं लोकसभा बनती है तो आप ये देखिए कि आप पहला जो सत्र है वो केवल 9 दिन का है, और 9 दिन में 3 दिन शपथ के हैं, 2 दिन छुट्टी के हैं, यानी केवल 4 दिन के लिए पहला सत्र। क्योंकि इस बार 200 और 250 के बीच में अपोजिशन बैठा हुआ है। 17वीं लोकसभा में पहला सत्र 40 दिन चला था क्योंकि अपोजिशन का आकार बहुत छोटा था, और आप जानते थे कि अपोजिशन की आवाज क्या होगी। और इस बार अपोजिशन को अवसर नहीं देना है, सरकार की 10 साल की नाकामियां वो उजागर न कर सके, इसलिए केवल 9 दिन का पहला सत्र। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है अमरीश जी कि लोकसभा में उपाध्यक्ष होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन उपाध्यक्ष पिछली लोकसभा को नहीं मिला, और परंपरा ये कहती है कि अपोजिशन को मिलना चाहिए। तो 2014 से लेके 2019 तक जो लोकसभा थी उसमें जो उपाध्यक्ष था, वो उपाध्यक्ष तो उन्हीं के एनडीए के घटक दल का था, अपोजिशन का नहीं था। तो हमने तो कई उदाहरण देखे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ आपको अपमानित किया जा रहा है, लांछित किया जा रहा है, उनका सम्मान घटाया जा रहा है। संसद की कार्रवाई, संसद में प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। संसद में आप देखिए कि स्थायी समितियां होती हैं, तमाम तरह के काम काज होते थे। अब वो पहले तो ये होता था कि संसद की कार्रवाई के दस्तावेज पुराने सत्रों के 2 महीने के अंदर जब सत्र नहीं होता था तो वो संसद वहां सचिवालय निकाल के दे देते थे। आज आप पता कर लीजिए, आज आप सेंट्रल हॉल में नहीं जा सकते हैं। तो जब ये जो परिस्थितियां हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी किरकिरी हो रही है। आप अमेरिका जाकर के, भारत कभी नहीं कि पार्टी बना हो कि एक पार्टी बनकर अमेरिका के चुनावों में प्रचार किया हो। आप अमेरिका जाकर के प्रचार करते हैं, वहां 600 करोड़ भारत की आबादी बताते हैं। आप तमाम तरह की विदेश नीति अगर आप देखें तो आज तो छोटे छोटे वो देश जो हमारे एक तरह से सहयोगी रहे हैं, वो आज आपको आंखें दिखा रहे हैं। तो विदेश नीति आपकी कामयाब नहीं है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, गृह नीति आपकी कामयाब नहीं है, आपकी औद्योगिक नीति कामयाब नहीं है क्योंकि आप हर हाथ को काम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप कहां तक ये देखेंगे? तो असल में तो आपातकाल की स्थितियां व्यावहारिक तौर पर आज हैं, क्योंकि कानूनन
आप आपातकाल के लिए ठोस आपके पास कारण नहीं है और आप इस तरह से अब आपातकाल नहीं लगा सकेंगे जैसे कि इंदिरा जी ने लगाया था।